हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स का बेसिक वालों का मैंने करवा दिया है और सेक्शन ए बी का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। आज करेंगे सेक्शन सी, जिसमें 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन में चॉइस है, तो कुल मिला के हम इस सेक्शन में करने वाले हैं 8 क्वेश्चन। फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इस पे बिल्कुल टाइम नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसको हम कर चुके हैं प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी और बेसिक वाले क्वेश्चन पेपर में भी। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल। इरेशनल बोल दूं केवल सारा? माना वर्गमूल 5 अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो वर्गमूल 5 कैसी संख्या है? परिमेय है। परिमेय है तो वर्गमूल 5 को मैं p बटा क्यू के रूप में लिख सकती हूँ, जिसमें क्यू 0 नहीं है और p व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इंग्लिश में बताऊं तो p एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। हो गया, दोनों तरफ वर्ग कर दो। ये शॉर्टकट में करवा रही हूं मैं। ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा p की 2 बटे क्यू की 2। यहाँ नंबर 1 डाला, ठीक है। और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्यू स्क्वेयर बराबर है पी स्क्वेयर। जो मैंने लाइव क्लास ली थी उसमें भी मैंने इसको बहुत अच्छे से टाइम दे के करवाया था। तो जिन बच्चों को यूं लगे जल्दी है तो भैया अपना उधर से देख लेंगे। ये आ गया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं इसके बाद? इसके बाद लिखते क्या हैं? पी की 2 5 से, 2 से नहीं बेटा 5 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। इनको बार बार रिपीट करना है। 3 नंबर देगा ये क्वेश्चन। हाँ, तो P भी 5 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। हाँ, अब P को हम लिख देंगे 5m और P का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो 5 क्यू की 2, इस P की जगह हम रखेंगे 5m की घात 2। अब इस ब्रैकेट को खोल दो तो ये हो जाएगा 5 क्यू की 2 बराबर है 5 का वर्ग करोगे तो 25m की 2। इस 5 को यहाँ से यहाँ ले जाओ, 5 5 25। ये इतना शॉर्टकट मत करना, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया कि क्यू स्क्वेयर भी 5 से पूरा पूरा भाग होता है, तो क्यू भी 5 से पूरा पूरा भाग होता है। हाँ, वेरी गुड। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3 और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 4। इन दोनों को नोट कर लेना। यहाँ कह रहा है कि P 5 से भाग हो रहा है और यहाँ कह रहा है भैया कि Q 5 से भाग हो रहा है। तो इन दोनों बातों को अगर हम लेते हैं समीकरण नंबर 3 व 4 से, तो P व Q का साझा गुणनखंड 5 आ गया। जबकि यहाँ पर हम ऊपर कह रहे हैं कि P और Q का कोई साझा गुणनखंड है ही नहीं। P व Q का साझा गुणनखंड 5 है, जबकि हम यहाँ समीकरण 1 में कह रहे हैं कि दोनों सहअभाज्य हैं। तो सिंपल सी क्या लाइन लिखोगे बताओ? यह समीकरण नंबर 1 का अपवाद है। अपवाद है का मतलब हमारी कल्पना नहीं, कल्पना गलत है, इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को तुमने कई बार कर लिया तो तुम्हें हो गया ना याद। कोई भी चीज को अगर हम बार बार अभ्यास करें तो वो अपने आप आ जाती है। हमें मैथ मुश्किल नहीं है, बस अभ्यास की बात है। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 27 पे। प्रश्न संख्या 27 पे देखेंगे जरा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ये दोनों हैं तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर दिस। पहले तो देखो बहुत ध्यान से समझना करना कैसे है। बहुपद है x की 2 जमा a जमा 1x जमा b, और जो इसके शून्यक हैं वो है 2 और -3। सुनना मेरी बात ध्यान से। यानी अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान -3 है। और अगर अब एक बात गड़बड़ हो जाएगी, हम बहुपद लेते हैं ये ax की 2 जमा bx जमा c, लेकिन जो ये a और b है ये हमारे सवाल में आ चुके हैं। तो अब तुम बहुपद लोगे बड़ा ax की 2 जमा bx जमा c। हम इसकी तुलना इससे करके a निकालेंगे, b निकालेंगे और c निकालेंगे। बताओ
ए तो एक है, बी वेरी गुड, ए जमा एक है, और सी 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 ये इसकी जगह क्या है, बी वेरी गुड। फर्क समझ में आया। वैसे तो हमारे पास वो होते थे संख्याएं, लेकिन अब संख्याएं नहीं है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ये तो आपको अल्फा बीटा दे दिया और ये आपको ए बी सी दे दिया, और हमें इन ए और बी का मान निकालना है। तो बहुपद में जो गुणांकों में और शून्यक में संबंध होता, हाँ, अल्फा जमा बीटा बराबर है माइनस बी बटा ए, इसका यूज करो। अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह -3, माइनस बी की जगह ए जमा 1 बटे 1। बटे में 1 को हटा दो, 2 में से 3 गया, भाई 2 घटा 3 -1, और बराबर है माइनस ए जमा 1, माइनस से माइनस कट गया, ए जमा 1 बराबर है 1, 1 को ऊपर की तरफ ले जाओ, ये हो गया 1 माइनस 1, और ए की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, और अब अल्फा बीटा बराबर है सी बटा ए। देखो ये अल्फा बीटा ये रहा यहाँ पे, अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह -3, सी की जगह बी, और ए की जगह ए -6 बराबर है बी। तो ए 0 आ गया और बी -6 आ गया। मुश्किल था, दिखने में मुश्किल लग रहा था, वैसे मुश्किल नहीं था। 28वें में 2 इंटरनल चॉइस, इन चैप्टर भी बताती चलूँ क्या मैं तुम्हें साथ के साथ। ये तो हमारा, ये वाला हमारा है चैप्टर 1 में से, ठीक है ना, मैंने मार्किंग स्कीम बता भी रखी है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 में से, और ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 में से, दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी इंटरनल चॉइस में। वैसे थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि भाई हमें 3 नंबर के, कितने नंबर का है ये, 3 का, 3 नंबर के लिए क्या करना है। तो देखते हैं, एक बार अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 28, दोनों में से एक कर सकते हो, या तो स्टेटमेंट सम या ये ऊपर वाला। के का मान ज्ञात कर कीजिए जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अपरिमित, थोड़ा सा मैं जल्दी से एक बार रिवीजन सा करा दूं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ रिवीजन कर लेते हैं कि a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0 एक समीकरण है, a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0 दूसरा समीकरण है। अगर आपको कोई 2 समीकरण दिए गए हैं तो सबको लेफ्ट में ले आओ और राइट साइड में 0 रखो, फिर आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालो, जैसे अभी इस क्वेश्चन में निकाला था, हो गया। उसके बाद आप निकालो 3 अनुपात, a1 को a2 से भाग कर दो, b1 को b2 से, और c1 को c2 से। यहाँ तक कोई हर बच्चा कर सकता है, 1 नंबर मिल सकता है यहाँ तक का आपको। अब अगर हमारा देखो अब क्या है, थोड़ा सा अब याद इस टाइम तो कर ही सकते हो, पेपर सिर पे आ रहे हैं, ये आपस में या तो बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, दो ही बातें हैं, दो ही बातें हैं। तो अगर मान लो पहले दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो समीकरण का केवल एक हल होगा, जिसे हम एक अद्वितीय हल बोलते हैं, और जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को। क्यों करेंगी? क्योंकि जब हल का क्या मतलब है, जब 2 लाइन एक जगह मिल जाए तो वो हल है, यानी साझा बिंदु है उनका। 2 दीवार एक जगह मिल गई तो ये साझी पॉइंट हो गया। कहानी समझ में आ रही है? 2 खेत की जो डोली है ये इकट्ठी है, ठीक है। तो एक हल है और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और समीकरण को ऐसी स्थिति में संगत कहा जाता है। दूसरा नंबर क्या होगा कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। पहले 2 को पकड़ रहे हैं। अब अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं, बराबर हैं, सॉरी, यहाँ तो बराबर नहीं है, अब बराबर नहीं है तो बराबर होंगे। अब ये दोनों तो बराबर हो गए, व्हाट अबाउट द थर्ड वन, तीसरे के बारे में क्या कर सकते हैं? या तो बराबर होगा तीसरा इनके, या तीसरा इनके बराबर। अब मान लिया कि तीसरा भी इनके बराबर है, तो समीकरण के अनेक हल होंगे, रेखाएं संपाती होंगी, और इस स्थिति में भी संगत का मतलब हल है।
अब बच गई तीसरी स्थिति कि भाई साहब ये दोनों तो बराबर हैं, पर तीसरा से लड़ाई होगी, तीसरा इनके बराबर नहीं है, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा और वो समीकरण असंगत होंगे। ये आपको मैंने बीच में थोड़ा बता दिया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण के अनेक हल हो। अनेक हल का मतलब हमने ये दूसरी स्थिति लेनी है। तो फटाफट से समीकरण लिखो। क्वेश्चन नंबर 28 का ए भाग इसको कह सकते हो। 2x जमा 3y घटा 7 बराबर है 0। अब भाई इस समीकरण पे ध्यान देना, ये वाला, इस समीकरण में ये जो 4k जमा 1 है ये राइट साइड में है, तो मैं एक ही बार में देखो k जमा 1 ब्रैकेट में x जमा 2k घटा 1 ब्रैकेट में y, और इसको अब मैं लाऊंगी लेफ्ट साइड में माइनस ब्रैकेट में 4k जमा 1 बराबर है 0। समझ में आ रही है भैया? अगर ये समीकरण भी तुम लिख के आए रे A1 B1 C1 छाटे आए तो 1 नंबर मिल सकता है। सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हमने नंबर बटोरने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है शक्ल देख के। तो A1 बताओ, B1 बताओ और C1 जल्दी से बताओ। A1 बताओ, इसमें छांटना है A1 तो हाँ बोलते रहो। A1 2, B1 3 और C1 -7। अब A2 हाँ x के साथ पूरा k+1, B2 ध्यान से 2k -1 और C2 माइनस बाहर 4k जमा 1। ये 1 नंबर का काम हो गया। क्वेश्चन कितने नंबर का है पता है तुम्हें? सी सेक्शन में कितने नंबर के क्वेश्चन है? 3 के, तो 1 नंबर बन गया। अब इनका निकाल दो अनुपात A1 बटा A2, तो 2/k जमा 1, B1 बटा B2, इन दोनों को भाग कर देंगे 3/2k घटा 1, थोड़ा सा दूर हो गया, इसको ये करके थोड़ा सा पास ले आते हैं। ठीक है भाई, हो गया। और अब निकाल दो C1 बटा C2, तो C1 है, देखो मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, तो दोनों माइनस कट जाएंगे और 7/4 के जमा 1। ये आपका लगभग 2 नंबर का काम हो गया। 2 नंबर ही नहीं, मतलब 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अब ये कहता है कि इन समीकरणों, इंग्लिश मीडियम में भी स्टेटमेंट में बता दूं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल लिखने की बजाय सिंपल लिख दो कि भाई अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए? A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर होने चाहिए। अब तीनों बराबर होने चाहिए तो आपको 2 नंबर यहाँ तक पक्के मिलेंगे बस। अब A1 बटा A2 की जगह ये रख दो, B1 बटा B2 की जगह ये, और C1 बटा C2 की जगह ये आ जाएगा 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k - 1 इज इक्वल टू 7/4k+1। किसी एक पेयर को उठा लो, इन दोनों को उठा लो और आर पार गुणा कर दो। 2 ब्रैकेट में 2k -1, समझ आ गया भाई? इसकी और इसकी गुणा कर दी, अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा बराबर है 3 ब्रैकेट में k जमा 4k घटा 2 बराबर है 3k जमा 3, 4k घटा 3k बराबर है 3 जमा 2, 4k में से 3k गया, k बराबर है 5। वैसे तो नियम क्या कहता है कि यही उत्तर इन दोनों से भी आना चाहिए। चेक तो तीनों करने चाहिए, पर एक बार हम इन दोनों को और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को और चेक कर लेते हैं। तो ये बनेगा 3/2k घटा 1 बराबर है 7/4k। फटाफट कर देती हूँ, 4 12k जमा 3, 7 दूनी 14k घटा 7, 12k घटा 14k, या ऐसा करो, ये माइनस भी तंग करता है, k उधर ले जाओ
और 7 इधर ले आओ। 3 जमा 7 बराबर है 14 के घटा 12 के। 10 बराबर है 14 में से 12 गए 2। सो रहे हो क्या? जाग जाए भाई। के का उत्तर यहाँ दोनों से 5 आ गया, तो के का मान 5 आ जाएगा। एक बार सभी बच्चे इसको रिवाइज करके लाएंगे कल A1/A2 वाले नियम को। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये 1 नंबर भी देगा और 3 नंबर में भी 1 नंबर और दे देगा, तो 2 2.5 नंबर तो बन गए ना। अब इंटरनल चॉइस पे आ जाओ। ये स्टेटमेंट सम है। पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की दुगनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। माना दोनों बच्चों की आयु अलग अलग नहीं लेनी, अब ये गड़बड़ हो जाएगी यहाँ। माना दोनों बच्चों की आयु का योग y मान लो, और पिता की आयु को x मान लो। वर्तमान लिख देना साथ में। मेरी बात समझ आ रही है ना? 2 बच्चे हैं, दोनों की जोड़ के उम्र बन गई y वर्ष। पापा की आयु है x वर्ष। और अब ये क्या कह रहा है कि जो पापा की आयु है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो उसके 2 बच्चों की आयु के जोड़ का दुगना है पापा। ठीक है, तो पापा की एज है x और बच्चों की है y, और पापा उससे दुगने हैं। तो x घटा 2y बराबर है 0। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब ये कहता है कि आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो पहले तो 20 साल बाद की आयु। अब पता कई बच्चे यहाँ क्या कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें पापा दिखेगा एक, फादर, फिर सन, फिर सन। तो 3 समीकरण, 3 चीजें बन गई। तो XYZ ले सकता है बच्चा, जो कि गलत हो जाएगा। 2 बच्चे हैं लेकिन उनकी आयु का जोड़ दे रखा, अलग अलग नहीं दे रखी, तो उसको Y मानना है। अब 20 साल बाद, अब एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि 20 साल बाद, ठीक है, अब मान लो कि एक बच्चा है अब 10 साल का, है ना भैया? तुम सिंपल Y में लेके चलो। ये जो Y है वो दोनों बच्चों की जोड़ है उम्र। तो 20 साल बाद पहला बच्चा भी 20 साल बड़ा हो जाएगा और दूसरा बच्चा भी 20 साल बड़ा हो जाएगा। तो दोनों बच्चों की उम्र का जोड़ Y जमा 40 हो जाएगा। भाई छोटा बच्चा भी 5 साल का है, बड़ा बच्चा मान लो 8 साल का है, तो अभी उनकी उम्र हो गई 13 साल। 20 साल बाद ये 25 का हो जाएगा और ये 28 का हो जाएगा। तो दोनों की उम्र हो जाएगी 53 साल। कितने का फर्क आ गया? 40 का। अगर ये y है, अगर ये 13 को हम y ले रहे हैं, तो ये y जमा 40 है। तो ये खेल यहाँ पर आपने समझना है। यहाँ थोड़ी सी इस क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। तो 20 साल बाद दोनों बच्चों की आयु का योग हो जाएगा y जमा 40। 20 पहले बच्चे की उम्र बढ़ गई और 20 दूसरे की, तो दोनों की कुल कितनी बढ़ गई? 40। और पिता की जो आयु है वो हो जाएगी x जमा 20। और अब वो क्या कह रहा है कि 20 साल के बाद ये दोनों बराबर हैं। 20 साल बाद पापा जितने साल का है ना, वो दोनों बच्चों की एज को जोड़ के उसके बराबर आ रहा है पापा। तो x जमा 20 बराबर है y जमा 40। 20 को परली तरफ ले जाओ, y जमा 40 घटा 20, ये आ जाएगा x बराबर है y जमा 20, या तुम x घटा y बराबर है 20 कर दो। ये हो गया समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इन्हें हल करना है तो चाहे तो विलोपन विधि से कर दो, प्रतिस्थापन बता दूं? ये विलोपन बताओ, जल्दी बताओ। प्रतिस्थापन में तो क्या करोगे कि यहाँ से x का मान लोगे 2y और इसके अंदर पुट कर दोगे। विलोपन में क्या करोगे कि इन दोनों को ऐसे ऊपर नीचे लिख लो। x घटा y बराबर है 20 और x घटा 2y बराबर है 0। अब मेरी बात सुनो, x के गुणांक आपस में मिल रहे हैं लेकिन दोनों जमा के हैं, तो इन्हें आपस में घटा दो। जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल गया, x से x कट गया, घटा का y और जमा का 2y, y आ गया, y बराबर है 20 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दो
x घटा 2y बराबर है 0, x घटा 2 गुणा 20 बराबर है 0, x बराबर है 40 वर्ष आ जाएगा। तो जो पिता की वर्तमान आयु है, अभी पिता कितने साल के हैं? 40 साल के। पहचान वो भी कर सकते हो वेरीफाई। पापा अब 40 साल के हैं, बच्चों का जोड़ है 20, दोनों बच्चों का। तो 20 साल बाद इनकी उम्र हो जाएगी 60, जोड़ जोड़ 60, और पापा की भी 20 साल बाद उम्र हो जाएगी 60, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। इसमें जो मेन बात याद रखने की थी वो ये थी, इस पे मैं स्टार लगा देती हूँ। इस चीज को कलेक्टिव मेमोरी कर लो, ध्यान कर लेना, हाईलाइट कर लेना। ठीक है भाई। और अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। पहले तो कहानी समझनी है कि ये क्या कह दिया। इतनी इसके टुकड़े कर लो। एक वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, एक वृत्त है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29। ठीक है ना। और भाई ये एक वृत्त है, परिगत माने होता है वृत्त के चारों तरफ। इस वृत्त के चारों तरफ वृत्त वृत्त बना दिया हमने। परिगत माने चारों तरफ, समांतर चतुर्भुज है, मतलब ऐसा एक चतुर्भुज है जो वृत्त के नु टच करके जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया से बना रही हूं। ठीक है, तो ये बन गया लगभग समांतर चतुर्भुज बन गया। मान गए कि नहीं? मान गए, बन गया ना। ए बी सी और बी, ये इसको चाहो तो थोड़ा सा अपना घुमा सकते हो ए एस। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अभी क्या कह रहा है, पहले तो इन बातों को लिख लो कि दिया है, लिख लो। कितने नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम? ये 3 नंबर का, तो बहुत बड़ा नहीं करना है। ओ केंद्र व आर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत या चारों तरफ समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। अब अगर समानांतर चतुर्भुज है तो ए बी की लंबाई सी डी के बराबर होगी और ए डी की लंबाई बी सी के। ये बात आपने ध्यान रखनी है। समझ रहे हो ना भाई? ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर। ये बात किताब वाले ने तुम्हें सारी बता रखी है। अब ये कहता है कि सिद्ध करो कि वो एक समचतुर्भुज है, कि ये जो यहाँ पे हमने समानांतर चतुर्भुज बनाया है, ये जो है ये असल में समानांतर नहीं है, बल्कि ये एक समचतुर्भुज है। सम का मतलब, समचतुर्भुज का मतलब, समचतुर्भुज का समानांतर में तो आमने सामने की बराबर होती हैं। समचतुर्भुज सारी की सारी भुजाएं बराबर हो, तो ये हमने सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। आधा सवाल तो समझने के लिए है, यानी कि मैंने क्या दिखाना है कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए। अब यहाँ पहले एक सेकंड के लिए हम रुकेंगे। रोशन ध्यान देना है कि इसको 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 और इसको सबको बराबर दिखाना है। अब एक बात सुनो, जब ये समानांतर चतुर्भुज है तो ये तो इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। आधा काम तो हुआ पड़ा है। अगर मैं ए बी को बी सी के बराबर दिखा दूं, ठीक है, तो भैया ए बी तो सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है, तो चारों अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो चारों अपने आप बराबर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो हमारा क्या काम रह जाता है कि हमें सिर्फ एक चीज दिखानी है कि अगर मैं ए बी को बी सी के बराबर दिखा दूं तो मेरा काम हो गया। ठीक है, अब इस पे हम यूज करेंगे बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, इसका नाम रख दो डी। डायग्राम जितना साफ बनाओगे, ए बी सी डी तो आ लिया भाई, ध्यान दो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा?
डी तो आ नहीं लिया, तो ई एफ जी और एच। अब देखो मेरी बात सुनो, ये यहाँ पे टच कर रहे हैं, ये सब चीजें जितना अच्छा डायग्राम दिखाओगे वहां कम से कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ प्रमाण पे। अब एक बात हम सबको पता है कि अगर ये कोई वृत्त है तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींचती हैं उनकी लंबाई बोलो बराबर होती है। किसी वृत्त पर बाहर के बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींचती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। अब यहाँ ध्यान दो, ए बाहर का बिंदु है और ए ई और ए एच स्पर्श रेखा है तो बराबर हो गई। बी बाहर का बिंदु है तो बी ई और बी एफ स्पर्श रेखा बराबर हो गई। ऐसे सी एफ सी जी और डी एच डी जी बराबर हो गई। तो ये बात आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि बाह्य, क्योंकि थोड़ा सा कुछ हो गया, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसलिए अब ये सब लिख दो, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेम में ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ए ई तो ए एच के बराबर है, बी ई बी एफ के बराबर है, और सी से ले लो, सी एफ सी जी के बराबर है, और डी एच डी जी के। अब इसको करना थोड़े दिमाग से है, जोड़ना है अब इन्हें। अब अगर इन्हें जोड़ना है, मेरी बात सुनो, तो जोड़ने के लिए थोड़ा सा ऐसे जोड़ना पड़ेगा कि ई वाले एक तरफ, एफ वाले एक तरफ, जी वाले और एच वाले। तो देखो इनको लिख दो जोड़ने पर, है इनको लिख दो। इस तरह के दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अब एक बात का ध्यान रखना, ये सी एफ और सी जी बराबर हैं, सी एफ और सी जी, डी जी और डी एच, ठीक है। लेफ्ट वाले जोड़ दो, ए ई जमा बी ई जमा सी एफ जमा डी एच बराबर है। राइट वाले ले लो, ए एच जमा बी एफ जमा सी जी जमा डी जी, ए ई जमा बी ई, ए बी हो गया। अब यहाँ गड़बड़ होएगी, अब ये जो है सी एफ और डी एच तो नहीं जुड़ेंगे। अब यहाँ जो ये गड़बड़ हो रही है उस गड़बड़ को अब हम यहाँ से ठीक करेंगे। देखो यहाँ से इसको उल्टा लेंगे, इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ भैया कि सी जी बराबर है सी एफ और डी जी बराबर है डी एफ। तो जब मैं लेफ्ट साइड को जोड़ूंगी तो लेफ्ट साइड में ये चारों आ जाएंगे और ये जो है ये बदल के यहाँ तो आ जाएगा सी जी और डी जी, और यहाँ आ जाएगा सी एफ और डी एच। जैसे अब मैंने तुम्हें डायरेक्ट जोड़ के दिखाया, डायरेक्ट जोड़ा तो मेरे जोड़े नहीं बन रहे थे, तो मैंने दोबारा दिमाग लगाया और इसको उल्टा कर दिया। भाई ए अगर बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर है, तो सी जी को मैं इधर ले आई और सी एफ को उधर ले गई। अब इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो सी डी बन जाएगा, ए बी जमा सी डी। इन दोनों को जोड़ोगे तो ए डी बन जाएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो बी सी। अब यहाँ ध्यान देना कि ए बी तो सी डी के बराबर है, तो इस सी डी की जगह मैं ए बी लगा दूं, और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो इस ए डी की जगह मैं बी सी लगा दूं, कारण दिया है। अब ए बी में ए बी जोड़ोगे तो दो ए बी, बी सी में बी सी जोड़ोगे तो दो बी सी, ये कट गया। ए बी किसके बराबर आ गया, बी सी के, लेकिन ए बी तो भाई साहब सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है, इसलिए ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों बराबर आ जाएंगी, और जो ए बी सी डी है वो क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज। और इसमें कोई चॉइस नहीं दे रखी है आपको, ये वृत्त वाले चैप्टर में से, और इस टाइप के दो क्वेश्चन हैं जो आपने जरूर करने हैं। 30वें पे आ जाओ। यदि साइन थीटा जमा कोस थीटा वर्गमूल 3 है तो सिद्ध करो कि टेंजेंट जमा कोटेंजेंट 1 होगा। साइन कॉस से टेंजेंट कोटेंजेंट पे जाना है। तो देखो ये थोड़ा है ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। हमें दे रखा है कि साइन थीटा और कोस थीटा का जोड़ √3 है, इसका कर दो तुम स्क्वेयर। स्क्वेयर का मतलब दोनों तरफ
वर्ग करने पर। तो ये बन गया साइन थीटा जमा कोस थीटा का वर्ग बराबर है वर्गमूल 3 का वर्ग। ए की 2 यानी साइन स्क्वायर थीटा जमा बी की 2 जमा 2 ab, ये एक होता है। फॉर्मूला है ये हमारा, पता है कि नहीं पता है भैया? साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। 1 जमा 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर है 3। एक को परली तरफ ले जाओ, 3 में से एक घट के कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप कहोगे भाई इसका क्या यूज है, देखते हैं क्या यूज है। ये वैल्यू हमने निकालनी है, तो अब हमने ले लिया कि मान, अब इसको ले लो ना। अब लेफ्ट साइड ले लो, इसका उत्तर एक दिखाना है ना, तो टेंजेंट थीटा जमा कोटेंजेंट थीटा ले लो और इसको बदल दो साइन कॉस में। साइन थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लघुत्तम ले लो। साइन थीटा कॉस थीटा लघुत्तम आ गया, इसको इससे भाग करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन और साइन की गुणा साइन स्क्वायर हो जाएगी। फिर जब इसकी और इसकी भाग करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, कोस स्क्वायर बच जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा एक होता है और ये एक आ रहा है नीचे वाला समीकरण नंबर 1 से। तो 1/1 कितना आ गया? 1 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड। अब यहाँ मैं एक टिप देना चाहूंगी कि मान लो मुझे तो आइडिया मिल गया कैसे करना, तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें आइडिया नहीं मिला, नहीं मिला, तुम्हें इसका उत्तर निकालना है। अब कोशिश ये करा करो, ट्रिग्नोमेट्री में 90% क्या होता है कि साइन कॉस में बदलना होता है। तो तुम इसको छोड़ दो, भूल जाओ, यहाँ से शुरू करो। ये सारा करा, ये करा, ये करा और ये करा, तुम यहाँ आ गए, तुम आ गए 1/साइन थीटा कोस थीटा तक आ गया। अब तुम इसको देखो कि भैया मैं इसकी मदद से क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, तो फिर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो अपने आप साइन कोस की वैल्यू आ जाएगी। इस मान को जब हम यहाँ रखेंगे तो ये भी एक आ गया और एक आ गया। पर प्रैक्टिस चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि हमें भी रुक के सोचना पड़ता है क्वेश्चन, अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो। आप तो फिर भी बच्चे हो। और ये बी पार्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी प्रैक्टिस मांगता है। ये कहता है सिद्ध करो या प्रूव दैट कि कोसे घटा साइन ए जमा ए कोसे जमा साइन ए घटा ए किसके बराबर है? कोसिकेंट जमा कोटेंजेंट के। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कोसे घटा साइन ए जमा एक और कॉस ए जमा साइन ए घटा एक। अब देखो जरा, इस तरह के ना 4-5 सवाल हैं एक्सरसाइज में और सबका थोड़ा अलग अलग तरीका है। अगर यहाँ कोसिकेंट कोटेंजेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उस स्थिति में हम इस 1 को तोड़ देते, लेकिन यहाँ कोसिकेंट और कोटेंजेंट लाना है। तो कॉस के नीचे साइन हो जब कोट बनता है और एक के नीचे साइन हो जब कोसिकेंट बनता है, तो नीचे साइन ए आना चाहिए। तो अब आप यहाँ क्या करोगे कि अंश व हर को साइन ए से भाग देने पर, डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब शॉर्टकट लूंगी मैं थोड़ा सा, भाग देने का मतलब है इन सब के नीचे भी साइन ए आएगा और इन सब के नीचे भी साइन ए, तो हर एक के नीचे अलग अलग आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कोसे बटे साइन ए घटा साइन ए बटे साइन ए जमा 1/साइन, ठीक है। फिर आ गया कोस ए बटा साइन ए, ध्यान देना, जमा साइन ए बटे साइन ए माइनस 1/साइन ए, ठीक है। कॉस बटा साइन, ये बन गया कोट, ये कट के एक आ गया और ये बन गया कोसिकेंट। यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब थोड़ा समझने की चीज यही है। ये बन गया कॉट ए माइनस 1 जमा कोसिकेंट ए, और नीचे भी आएगा कॉट ए जमा 1 माइनस कोसिकेंट ए। नीचे वाले को तो छेड़ना मत, ऊपर वाले में क्या करो कि इन दोनों को तो इकट्ठा कर लो और एक को परली तरफ ले जाओ। कॉट ए जमा कोसिकेंट ए माइनस 1 और नीचे आ जाएगा कोट ए माइनस कोसिकेंट ए जमा, नीचे मत छेड़ना। ऊपर अब क्या है कि आपकी एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर है, कोसिकेंट स्क्वेयर ए
माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। इस एक की जगह हम अब ये आइडेंटिटी पुट कर देंगे। बहुत ध्यान से देखना। इसको भी मैं यहाँ एक और काम करती हूँ कि मैं इस कोसिकेंट को आगे ले आती हूँ। कोसिकेंट ए जमा कॉट ए। भैया ये ब्रैकेट थी, ए जमा बी था, बी जमा ए कर दिया, ये आगे लिया है, ये पीछे लिया है। और इसकी जगह अब ये फार्मूला आगे क्यों करा मैंने, क्योंकि फार्मूला में कोसिकेंट आगे है, तो मैंने भी यहाँ कोसिकेंट आगे कर दिया। तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, इसका ये कारण है। नीचे वाले को नहीं छेड़ना। इस तरह के सभी सवालों में नीचे वाले को छेड़ना ही नहीं है, वो अपने आप कट जाएगा। ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी सबको पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, और वो ए प्लस बी यहाँ भी है। तो आप डायरेक्ट कोसिकेंट ए जमा कोटेंजेंट ए को कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया एक घटा ब्रैकेट में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर था, ए जमा बी कॉमन ले लिया तो ए घटा बी बच, ठीक है। तो एक घटा ब्रैकेट में कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए, और ये आ गया डिनोमिनेटर कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस ए, यहाँ मेंशन कर देना ए स्क्वेयर माइनस बी। हो गया सवाल। ये बन गया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ब्रैकेट में इस ब्रैकेट को खोलो तो 1 माइनस कोसिकेंट ए, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस कोट ए। दो ब्रैकेट आ गई ऊपर, नीचे की टर्म जरा ध्यान से देखना, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, थोड़ा ध्यान देना। कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, बिल्कुल सेम टर्म है, दोनों आपस में कट जाएंगी और केवल ये बचेगा कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसका तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन है इस टाइप के, और चारों 5 आसान है, बल्कि साइन कोस वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है साइन कोस का, और एक ये हो गया, एक कोसिकेंट कोटेंजेंट का, एक टेंजेंट कोटेंजेंट का, तो वो मैं सलाह दूंगी कि जरूर करें। और अब जल्दी से इस सेक्शन का है लास्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल आसान है, करवा सकते हो, तुम ही करवा सकते हो। ये करवाएंगे, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 5 सफेद कंचे और 8 नीले कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा नीला है, लाल नहीं है, सफेद है। ए बॉक्स कंटेन 4 रेड मार्बल्स, 5 व्हाइट मार्बल्स एंड 8 ब्लू मार्बल्स, और इन मार्बल्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले क्या लिखे सर, कुल कंचे, है ना। कुल कंचे ऐसे जोड़ के भी दिखा सकते हो कि 4 जमा 5 जमा 8, तुम मत बोलना, ये बताएंगे 17 आ गए। अब अलग अलग भी लिख दो, है ना। लाल कंचे 4, फिर क्या लिखूं, सफेद कंचे 5 और नीले कंचे 8, हो गया। अब पहला भाग में डायरेक्ट कर सकते हो कि नीला कंचा आने की प्रायिकता, सीधा भी लिख सकते हो नीला कंचा। अब ये कह रहा है कि नीले कंचे की प्रायिकता निकालो, तो बिल्कुल सीधा तरीका है नीले कंचे की, या नीला कंचा आने की प्रायिकता, इससे आसान कुछ नहीं है, बराबर है, नहीं, नीले कंचों की संख्या बटे कुल कंचे, नीले कंचों की संख्या बटे कुल कंचे। नीले कंचे कितने हैं, 8 बटे 17, ये आंसर। एक और बात बता दूं, कई बच्चे ई से करते हैं, तो वो ऐसे कर सकते हैं, माना ई बराबर है नीला कंचा आना या आने की घटना, ऐसे लिखा। अब ई की प्रायिकता निकालनी है, तो पी ई लिख के आप लिखो ई के पक्ष, हाँ आपको जो अच्छा लगे परिणाम, कई बच्चे करते हैं तो मैं वीडियो में इसलिए डाल रही हूँ, बटे कुल कंचे या कुल परिणाम। अब ई का मतलब नीले कंचे 8 बटे 17, ये भी ठीक है, और वो ऊपर वाला भी। अब इसके दूसरे भाग पे आ जाओ, कंचा लाल नहीं है, तो लाल कंचे ना आने, हाँ बोलो, ये बोलेंगे ना आने की प्रायिकता बराबर है
लाल कंचे ना होने की संख्या, है ना, लाल कंच, या ऐसे भी लिख सकते हो नीले जमा सफेद, वेरी गुड, नीले कंचे जमा सफेद कंचों की संख्या। इन चीजों की ना ये कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कटती मैथ में। अगर वे ग्रामर है, लिखण में गलती कर दी और है तो ऐसे कटता नहीं है। बटे में कुल कंचे। अब भाई लाल नहीं होने चाहिए, लाल नहीं है तो नीले हो, लाल नहीं हो, बस 5 जमा 8 और बटे 17, तो ये आ गया 13 बटे 17। इस क्वेश्चन में तो, इस टाइप के क्वेश्चन में तो किसी बच्चे के नंबर नहीं कटने। सफेद कंचे की क्या प्रायिकता है, तो सफेद कंचे की, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, डिटेल तुम लिख लेना कितने सफेद कंचे, 5 बटे 17। ये था कंप्लीट सेक्शन सी। सेक्शन डी का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मैं बार बार बता रही हूँ कि भाई बेसिक वाला सैंपल पेपर प्लस स्टैंडर्ड वाला सैंपल पेपर और प्लस प्री बोर्ड और प्लस में लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जो बच्चे इन चारों को भी अच्छे से कर लेते हैं, इनमें आने वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, वो बच्चे भी बहुत बढ़िया स्कोर अपना ले सकते हैं। सुन रहे हो हैं भाई? अरे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है कि भैया अगर पास होना, हाँ बढ़िया स्कोर करना है तो सारा सिलेबस करना पड़ेगा, जिसे आपको 100 मार्क्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।